संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरण। ये भरत क्षेत्र का स्वरूप क्या है? क्या नाम थोड़ा तुम समझाओ ना इसे। जो जितना हिस्सा तुम समझा रहे, समझाओ। चित्र लगा दो सामने। बता। भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के दक्षिण हिस्से में है। गोलाकार जम्बूद्वीप है, आप सभी जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत परिचय होगा। और ऊपर जो अपना खड़ा हूँ ऊपर जो अपना जिनालय है, भरत बाहुबली जिनालय, उस जिनालय के चारों तरफ चित्र लगे हुए भी हैं। ढाई द्वीप का, जम्बूद्वीप का सब चित्र वहाँ। पहले कह दिया था, तैयार कर दिया। चित्र लगाना भैया। जम्बूद्वीप का जो चित्र है, मैं नहीं समझता हूँ कि शायद उसका परिचय यहाँ लोगों को नहीं हो। उसमें सबसे नीचे पहला पर्वत है, एक हिमवन नाम का पर्वत। कुछ है लकड़ी वगैरह कुछ दिखाने के लिए पीछे? हाँ, ये हिमवन नाम का पर्वत है। और इस पर्वत पर बिल्कुल बीच में, लकड़ी ले लो प्रवीण जी पीछे, बिल्कुल बीच में एक पद्म नाम का सरोवर है, पद्म सरोवर। ये सरोवर से दो नदियाँ निकलती हुई दिखाई दे रही है, एक ये पश्चिम में और एक पूर्व दिशा की ओर। जो पूर्व दिशा की तरफ नदी बह रही है उसका नाम है गंगा नदी, और पश्चिम दिशा की ओर जो नदी बह रही है इसका नाम है सिंधु नदी। ये दोनों नदियाँ नीचे विजयार्ध नाम का एक पर्वत है, इस पर्वत के नीचे से निकल रही है। ये नदियाँ पर्वत के ऊपर से नहीं, नीचे से निकल रही है। नीचे गुफाएं हैं और नीचे से निकलती हुई एक नदी पश्चिम दिशा की तरफ, ये लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। और दूसरी तरफ से नदी, जो सीता नदी, गंगा नदी जो निकल रही है, ये विजयार्ध के नीचे से होकर पूर्व दिशा की तरफ लवण समुद्र में मिल जाती है। इस तरह से जो पूरा भरत क्षेत्र है, जो तीन दिशाओं से तो लवण समुद्र से घिरा हुआ, और ऊपर जो पीले कलर में दिखाई दे रहा है हिमवन पर्वत, इस तरह से ये पूरा भरत क्षेत्र 6 खंडों में बट गया। बीच में तो विजयार्ध नाम का पर्वत, विजयार्ध, और गंगा और सिंधु नाम की 2 नदियाँ। तो इस तरह पूरे भरत क्षेत्र के 6 हिस्से हो गए। दक्षिण दिशा की तरफ वाले हिस्से का नाम आर्यखंड है। देखिए दूसरा एक और चित्र दिख रहा है, ये थोड़ा और बड़ा कर दो। ये जम्बूद्वीप का चित्र है। इस जम्बूद्वीप में नीचे हिमवान शब्द दिख रहा है रेड कलर की पट्टी पर, हिमवन। बीच में पद्म सरोवर दिखाई दे रहा है। ये चित्र सही नहीं है क्योंकि इसमें विजयार्ध के ऊपर से नदियाँ दिखाई गई है ना। विजयार्ध पर्वत ऊपर है और नदियाँ नीचे से निकलती है। नीचे आर्यखंड, जहाँ भरत क्षेत्र आर्यखंड लिखा हुआ है, और आप देख पा रहे हैं नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश इस आर्यखंड में ही हैं। और इसके दोनों तरफ भी म्लेच्छ खंड हैं, माने एक इधर म्लेच्छ खंड और ये पूर्व दिशा की तरफ म्लेच्छ खंड। तो 2 म्लेच्छ और 1 आर्यखंड, ये 3 खंड हो गए विजयार्ध के दक्षिण में, और 3 खंड हो गए विजयार्ध के उत्तर में। वो तीनों म्लेच्छ खंड हैं। चक्रवर्ती सम्राट इन 6 खंडों को जीतता है, 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। और चक्रवर्ती की विजय जहाँ आधी हो जाती है, इसलिए उस पर्वत का नाम पड़ता है विजयार्ध पर्वत। विजय जहाँ तक आधी हो गई, 6 खंड है ना, 6 हिस्से हो गए इस पूरे भरत क्षेत्र के। तो 6 में से जो 3 हिस्से हैं, उन 3 हिस्सों को जब भरत चक्रवर्ती ने जीत लिया तो आधी विजय हो गई। अब सामने की साइड वाले विजयार्ध पर्वत को पार करके जो 3 हिस्से हैं, उन्हें जीतने के लिए भरत चक्रवर्ती आगे बढ़ रहे हैं। 5वें अध्याय में देखो, आपको वो लोकेशन बताई कि भरत ने 3 खंड जीत लिए हैं और 3 जीतना बाकी हैं। तो अभी वो कहाँ खड़ा है? भरत क्षेत्र का नक्शा बनाकर उसमें ये बता रहे कि अभी वो कहाँ खड़ा है। तो वो जो 3
मिलेच्छ खंड है ना, नीचे वाले 3 विजयार्ध पर्वत के इस तरफ 2 मिलेच्छ खंड, 2 मिलेच्छ 1 आर्य, 2 मिलेच्छ खंड 1 आर्य खंड। उनको एक तरफ से जमुना नदी और एक तरफ से गंगा नदी निकलती है। वो ऊपर से हिमवन नाम के पर्वत से आती है। ये हिमालय नहीं है, वो हिमवन नाम का पर्वत अपने जैन भूगोल में अलग है। वहाँ से निकल के जो पश्चिम समुद्र में गिरती है वो सिंधु नदी है, और जो पूर्व समुद्र में गिरती है वो गंगा नदी है। तो वो पश्चिम की पूरब की तरफ गए थे ना, तो पूरब से फिर वो गए दक्षिण की तरफ, और दक्षिण से फिर वे गए पश्चिम की तरफ। अब पश्चिम जहाँ सिंधु नदी है वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ से उन्हें विजयार्ध पर्वत के आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए विजयार्ध पर्वत को पार करना पड़ेगा। तो ये तो कैसे हो सकता है कि पानी नदी आए और वो ऊपर से निकल जाए? नदी तो उसके नीचे से उसकी एक गुफा है, उन गुफा में से निकलती है। 2 गुफाएं हैं, खंड प्रपात और तिमिस्र और खंड प्रपात। तिमिस्र और खंड प्रपात नाम की 2 गुफाएं हैं 50 योजन लंबी। हाँ, नाम वाम समझ लेना तुम। वो उन गुफाओं में से निकलती हैं वो नदियाँ, और उस तरफ फिर जाना है। तो वे उनमें बहुत वज्र के किवाड़ लगे रहते हैं, वो हमेशा खुले नहीं रहती हैं। नदियाँ का नीचे से पानी निकलता होगा, लेकिन आदमी निकल जाए ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो चक्रवर्ती अपने वज्र का एक उनके पास होता हथियार, कि जिस हथियार से उस गुफा के किवाड़ों को तोड़ते हैं, और तोड़कर वहाँ से फिर निकलते हैं। तो वहाँ भयंकर ज्वाला निकलती है उसमें, और वो सारे जंगल में फैल जाती है, जल जाती है। 6 महीने में वो शांत होती है। 6 महीने चक्रवर्ती की सेना वहीं पड़ी रहती है। जब वो शांत होती है तो उसके बाद में फिर वो उसमें से पार होके और विजयार्ध पर्वत की दूसरी तरफ, तो वो हो गया हमारे भरत क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा। और उत्तरी हिस्से के 3 हिस्से हैं, वो तीनों मिलेच्छ खंड हैं। तो वहाँ चक्रवर्ती पहुँचता है। तो अब ये पढ़ो, अब ध्यान देना तो आपको समझ में आएगा। और बीच में जो कुछ है मैं बाद में बताऊँगा आपको। पढ़ो। करके आदि जिनेश को वंदन बारंबार, 3 खंड को जीतने विजयार्ध के पार। जाने को तैयार हैं भरतेश्वर महाराज, सब सेना तैयार है भरत राज के साथ। हिमवन से निकली नदियाँ गंगा सिंधु अति मनहर, पूरब पश्चिम सागर में क्रमशः गिरती हैं जाकर। पूरब सागर में गंगा, सिंधु पश्चिम सागर में विजयार्ध पार करती वे गिर की गंभीर गुफा से। दिग्विजय चक्रवर्ती की आधी हो जाने से ही है नाम पड़ा जिस जिसका विजयार्ध गिरी अति मनहर। पूरब से पश्चिम तक वह फैला है सागर तट तक, है भरत क्षेत्र के भीतर विजयार्ध गिरी अति सुंदर। अति ही गंभीर गुफाएं 2 हैं विजयार्ध गिरी में, उनमें से गंगा सिंधु पूरब पश्चिम सागर में जाकर गिरती हैं कल कल, करती जाती हैं सत्वर, सबके मन को हरती हैं नदियाँ हैं
अति ही सुंदर। विजयार्ध पार उत्तर के तीनों मिलेच्छ खंडों को अपने अधीन करने को सम्राट भरत राजा ने। विजयार्ध पार करने का मन में संकल्प किया है, सेना को सेनापति को तत्क्षण आदेश दिया है। पर्वत की उसी गुफा से जिससे है सिंधु निकलती, जाना होगा हम सबको तैयारी अपनी अपनी। सब लोग शीघ्र ही कर ले तैयारी पूरी पूरी, आदेश मिले जब अंतिम तब सबको चलना होगा। आदेश मिला तब सेना सिंधु का अवलंबन ले, विजयार्ध गिरी की गुफा के अत्यंत पास जा पहुँची। फिर दंड रत्न के द्वारा जब गुफा द्वार को खोला, विस्फोट हुआ तब भारी निकली थी भीषण ज्वाला। निकली लहराती लपटें भीषण गर्मी की लहरें, झुलसाती गहरे वन को पीड़ित करती जन जन को। जंगल के पशु पक्षी भी आकुल व्याकुल हो भागे, वे जहाँ जहाँ जाते थे ज्वालाएं आगे आगे। ज्वाला जंगल में फैली तब वृक्ष लताएं झुलसी, मुरझाया सारा जंगल बेलें आपस में उलझी। यह ज्वाल शांत होने में 6 माह लग गए, तब फिर उसमें प्रवेश करने को सेना तैयार हुई। अब प्रवेश किया सेना ने अंधेरी गहन गुफा में, प्रकाश हो रहा पूर्ण कांकड़ी रत्न के द्वारा। मार्ग में नदियाँ बस कल कहा था कि वो रुक जाने के बाद में भी चालू रखते ही हैं, तब तो मालूम पड़ जाता ना कि अब रुक दिया है, रुक गए हैं। इतने अपने छंद पढ़े तो इनसे जो मैंने पहले बताया था और हमारे उनने बताया था संजीव गोधा ने, उससे आपको अंदाज लगा होगा कि आपकी पोजीशन कहाँ खड़ी है। 3 खंड जीत लिए हैं, तीसरा खंड जो मिलेच्छ खंड है, उस जो वो जमुना नदी जहाँ खुलती है, जहाँ से प्रवेश करती है, वो तो उस तरफ है जहाँ पहुँचना है, और जहाँ खुलती है वो जहाँ से जाना है उन्हें, तो वहाँ से उन्हें जाना है, तो वो एकदम खुली हुई नहीं है कि रास्ता रोड बना है तो चले जाएं। तो उसमें वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं और वो नहीं खुलती है। तो चक्रवर्ती के पास ही एक ऐसा रत्न होता है, ये 14 रत्न का नाम सुना ना आपने, 9 नदियाँ, और चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं। उसमें एक रत्न का उन्होंने नाम बताया है, क्या? उस रत्न के द्वारा उसको वे किवाड़ों को तोड़ते हैं तो उसमें से भयंकर ज्वाला निकलती है और चारों तरफ जंगल में ज्वाला फैलती है, तो पशु पक्षी घबराते हैं, वृक्ष लताएँ जल जाती हैं, और बहुत मतलब वो 6 महीना तक वो ऐसा तूफान रहता है कि वहाँ कोई पास में भी नहीं जा पाता है, और सेना ये सब दूर खड़े रहते हैं। जब वो 6 महीने बाद शांत होती है
तो फिर उसमें से जाते हैं अंदर से। अभी दक्षिण की तरफ हैं तो उत्तर की तरफ जाने के लिए उस गुफा में प्रवेश करते हैं। उसमें अंदर और ऐसी नदियां हैं। अब जानते गंगा और सिंधु की सहयोगी नदियां 14,000 हैं। आपने पढ़ा तत्व सूत्र में। तो उनमें से एक उमंगना और एक निमंगना नाम की नदी है। एक तरफ से आती हैं और एक अंदर पहाड़ी के अंदर से। उमंगना नदी का स्वभाव ऐसा है कि जो भी वस्तु उसके सामने आती है उसे वो नीचे को डुबाती चली जाती है। ऐसी भंवर पड़ती है तो सब चीज़ नीचे को ले जाती है। और उमंगना ऐसी है कि कोई चीज़ सामने आए तो उसे उछाल के फेंक देती है। उमंगना जो नदी समझ में आ रही ना, तो उन नदियों से पार करना है। अब मैं जब वो नक्शा होता तो मैं कुछ बताता आपको, क्योंकि ये सिंधु तो ऐसी आई और इसमें हम जा रहे हैं और वे ऐसी आई आ रही। तो सिंधु के किनारे किनारे जा रहे थे और वे जब सिंधु में गिरी तो वहाँ पर बहुत बड़ा पाठ हो गया ना, तो वहाँ से भी पार कैसे करें। तो वहाँ जंगल की लकड़ियों को काट कर और एक लकड़ी के पुल बनाए। चक्रवर्ती के पास एक ऐसा रत्न होता है, क्या नाम है उसका, उसे पढ़ना ध्यान से शांति से तो सब आप ही समझ में आएगा। स्थपति रत्न। उस रत्न के माध्यम से वो पुल बनाते हैं और उस पुल के ऊपर से भरत और सारी सेना पार करके उधर आगे को जाती है। इस तरह बहुत दिक्कतें उसमें आती हैं और वो करके जो भी जितना समय लगा होगा वो पार होकर और विजयाध पर्वत के जो दक्षिण से उत्तर में वे पहुंच जाते हैं। अब उत्तर में जाकर के फिर 3 मिलेच्छ खंड हैं। एक मिलेच्छ खंड में तो जाकर के सीधे पहुंच गए, तो उसके बगल में दूसरा है, उसके बगल में तीसरा है। तो इन तीनों मिलेच्छ खंडों को वो जीतेंगे, उसकी चर्चा आप आगे करेंगे। 11वां छंद। परवेश किया सेना ने अंधेरी गहन गुफा में, प्रकाश हो रहा पूर्ण कांकिणी रत्न के द्वारा। मार्ग में नदियाँ आई उन्मग्ना और निमग्ना, तट पर विश्राम किया था तब थकी हुई सेना ने। यह गहन निमग्ना सरिता सबको नीचे ले जाती, रे अरे उमग्ना सरिता सबको उछाल है देती। बेविषम स्वभावी नदियाँ सिंधु में मिल जाती हैं, उन्हें पार करने को पुल बनवाया लकड़ी का। स्थपति रत्न ने श्रम से अपनी बुद्धि के बल से सुंदरतम पुल बनवाया, सब पार हुए उस पुल से। तब सेना सहित भरत ने दुर्गम गिरि विजयारद को उस पार कियार पहुँचे उत्तर भारत भूमि में। जब देखिए वहाँ पर गए तो इतना चौड़ा जो था ना विजयाध पर्वत, उतनी चौड़ाई के प्रमाण में वो रास्ता था, तो वो सैकड़ों मील था। तो वहाँ सूरज की किरण तो पहुँच नहीं सकती क्योंकि ऊपर पर्वत है, तो घना अंधेरा रहता था। अब वो वहाँ कैसे जाएं? वो घने अंधेरे में, और जो रास्ता चालू नहीं हो, अभी अभी खोला हो, उस रास्ते में जाना सारी सेना को लेकर
इतना आसान नहीं था। तो चक्रवर्ती के पास एक ऐसा रत्न होता है कि जो उजेले की व्यवस्था करता है। कांकणी नाम है उसका, कांकणी रत्न होता है। तो उससे रास्ते में सारे उजेले की व्यवस्था होती। इसमें पंक्ति आई थी, कांकणी रत्न के प्रकाश हो रहा पूर्ण कांकड़ी रत्न के द्वारा। और फिर इस तरह से वो नदी के पार पहुंचते हैं। अब वहाँ 3 मिलेच्छ खंड के राजा थे। अभी जो इस तरफ थे तो आर्यखंड के बगल में, आर्यखंड तो परिचित था ही उनका, और भी बगल में मिलेच्छ खंड थे। तो वे भी पर्वत थे, नदी के इस तरफ वे और उस तरफ वे, तो परिचय थे। तो उन्होंने जीत लिया था। वहाँ तो बिल्कुल अपरिचित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में गए और वहाँ उन्होंने 3 खंड को जीता। फिर क्या हुआ संक्षेप में बताया था। जब चक्रवर्ती भरतेश्वर उत्तर भारत में पहुँचे, हाथी घोड़े रथ पैदल चतुरंगी सेना लेकर, लख शक्ति पुंज चक्रेश्वर कुछ समझदार राजा तो रे समझ गए थे सब कुछ, कुछ समझाने से समझे। अधिकांश नरेश स्वयं ही आकर उनके चरणों में झुक गए और विध विध के दीने उपहार अनेकों। बहन बेटियां ब्याही संबंध बनाए मधुरिम, सब विध सहयोगी बन कर कीना संपूर्ण समर्पण। कुछ समझाने से समझे, कुछ धमकाने से समझे, कुछ उछले कूदे फिर भी आखिर में वे भी समझे। कतिपय चिल्लात से राजा एवं आवर्त महीपति लड़ने भिड़ने को आए, वे भी आखिर में समझे। श्री जय कुमार सेनापति अर महामात्म ने सब कुछ आगा पीछा समझाया, शक्ति बल भी दिखलाया। अर सहज मित्रता के भी तो सभी लाभ समझाए, वात्सल्य भाव से सबको बेसही राह पर लाए। ना हुआ प्रताड़ित कोई, ना कोई जेल में डाला, ना किया अपंग किसी को, अर नहीं किसी को मारा। वात्सल्य भाव से सबको सबके मन को था जीता, एक बूंद भी खून बहाना अर 6 खंडों को जीता। देखो वही नीति जो उनने शुरू के 3 खंडों को जीतने के लिए अपनाई थी, अब तो बहुत फर्क पड़ गया। तब तो कुछ नहीं था इनके साथ में, जैसे वे राजा थे जैसे ही ये थे। ज्यों ज्यों राजाओं को जीतते गए त्यों त्यों इनकी शक्ति बढ़ती गई, और उनकी तो उतनी ही थी। लेकिन यहाँ तो जो 3 खंड के अधिपति हैं, विजयास को लांग के आए हैं, जिसको कोई साधारण आदमी नहीं लांग सकता है, और इतनी सेना उनके साथ थी। तो उनने एक बात समझा दी थी। आप जानते हैं अपने भारत में युद्ध की नीति को बोलते हैं साम दाम दंड और विजय। बहुत से लोग इसका सही अर्थ नहीं समझते हैं, अपने विद्यार्थी भी नहीं समझते थे। तो कहते हैं साम माने प्रेम से समझाना, और दाम माने होता है धमकाना। तो वो कहते थे कि नहीं, उन्हें पैसा दे दुआ करके, घूस दे करके, ऐसा अर्थ करते थे क्या।
कि दाम माने पैसा, रुपया पैसा उन्हें दिख रहा था, लेकिन वहाँ दाम माने धमकी है। वो ये पहले तो समझाते थे कि शांति से तुम हमसे समझौता कर लो तो तुम्हारे यहाँ पर खेती का विकास होगा, बांध बनेंगे, ये सब काम विकास के काम हम करेंगे, तो तुम्हारा राज तुमको ही संभालना है, कोई हमारे वाले नहीं है यहाँ पर। ऐसे शाम, इसका मतलब शाम। इसमें तो केवल सेनापति और मंत्री का ही काम था, खासकर मंत्री का ही काम था। फिर दाम माने धमका, नहीं माने तो कहे देखो इतनी सेना है, 3 खंड हम जीत के आए हैं, ये हमारी शक्ति कितनी है, तुम 3 दिन नहीं टिकोगे, और आखिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हमने तो संकल्प किया है कि 6 खंडों में हम एकता स्थापित करेंगे, तो उससे बहुत लोग मानेंगे। तो साम और दाम, उन्होंने कहा था साम और दाम 2 नीति चलाना, दंड और भेद में नहीं जाना। तो ये तो उनका आदेश था भरत चक्रवर्ती का, तो वहाँ हिंसा का काम ही नहीं था ना। फिर कुछ राजा जिनके 2 के नाम मिले हमें, इसमें हमने लिखे हैं मेरे दोनों नाम, चिलात और आवर्त महीपति। चिलात नाम का, एक आवर्त नाम के महीपति विद्रोह पे होता है कि नहीं हम तो लड़ेंगे, हम ऐसा थोड़ी राज्य तुम्हें दे देंगे। फिर आखिर थोड़ी बहुत लड़ाई हो के समझू के उनकी भी समझ में आ गया, और इसी तरह बाकी के सब राजा की समझ में आ गया, और बाकी के 3 खंड भी उनने जीत लिया। यहाँ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं लिखी, क्योंकि वही नीति रीति चलानी थी ना, इसलिए उतनी बात लिखी। फिर उसके बाद क्या हुआ वो आएगा आगे पर। श्री जय कुमार सेनापति अर महामात्म ने सब कुछ आगा पीछा समझाया, शक्ति बल भी दिखलाया। अर सहज मित्रता के भी तो सभी लाभ समझाए, वात्सल्य भाव से सबको वे सही राह पर लाए। ना हुआ प्रताड़ित कोई, ना कोई जेल में डाला, ना किया अपंग किसी को, और नहीं किसी को मारा। वात्सल्य भाव से सबको, सबके मन को था जीता, एक बूंद भी खून बहाना, अर 6 खंडों को जीता। जब 6 खंडों को जीता, अर वृषभाचल पर पहुँचे, देखा उस खंड शिला को, जिस पर नामावली अंकित। देखो अब वो 6 खंड जीत लिए उनने, अब क्या हुआ उसकी बात करते हैं। ऐसा है कि अपने यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, दस्त लग रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, बुखार आ रहा है, और इसकी रिपोर्ट मुंबई पहुंच चुकी है। तो जो हमारे डॉक्टर हैं जो हमारी सारी संभाल करते हैं, उनके पास रिपोर्ट पहुंच गई। तो उनका आदेश आ गया कि आप कीर्तन उर्तन बंद करो, हॉल में तो आप जाएंगे ही नहीं, बाहर कहीं कोई हो दूर बैठ के कर सकते हो तो करें, और किसी से मिलना जुलना नहीं। ये जो है ना, मैं डॉक्टर आशीष मेहता, उनका जो वहाँ गए हुए हैं ना अपने विपुल मोटानी, उनसे घर जाकर उनने ये कहा है। और मेरी थोड़ी स्थिति खराब हो भी रही है समय से, कमर में दर्द बहुत हो रहा है, पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, हाथों में हो रहा है, तो मैं आने वाला नहीं था। फिर कहा कि अभी आज सब कार्यक्रम आगे का बिछड़ जाएगा और ये लोग चले जाएंगे, इसलिए चलो।
तो उस डॉक्टर की आज्ञा मान के मैं आया हूँ। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप मेरा इतना सहयोग करें कि मेरे से बाहर, यहाँ से मैं घर तक जाता हूँ, वहाँ घर से यहाँ तक आता हूँ, यहाँ मिलने की कोशिश नहीं करें। घर पर भी मिलने की ज़्यादा अनुमति नहीं है, और यहाँ भी मुझको अलग से रास्ता दे दें, और मैं जब रास्ता से गाड़ी से निकल जाऊँ तब आप लोग निकलें, तो ये अपना काम जितने दिन चल सकेगा चलता रहेगा। यदि मैं ही ऐसा बीमार हो गया कि जब आने ही लायक नहीं रहा तो फिर तो अपन कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन जब तक आने लायक रहूँगा तो मैं आऊँगा और ये सब बात बताऊँगा। मैंने वहाँ से खबर भेजी थी कि जम्बूद्वीप का नक्शा भरत क्षेत्र का वहाँ लगवा देना, और संजीव से और क्या दूसरा प्रवीण जी इनसे कहना कि वे समझाएं इस नक्शा में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी सेना कहाँ पहुँच गई है और कहाँ से कहाँ आगे बढ़ेंगे। उनने समझाया, तो मैंने भी समझाया, और उसमें अब क्या हो गया कि ऐसा नियम है शास्त्रों में, जब 6 खंड चक्रवर्ती जीत लेता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा शिलाखंड है। एक शिला क्या, छोटी पहाड़ी ही है, अखंड है, 100 योजन की हाइट है दादा, 100 योजन की हाइट है उसकी, 100 योजन की हाइट है। अब योजन कितना लंबा चौड़ा है तो इनसे ही पूछ लेना। क्या उस शिला पर जितने चक्रवर्ती वहाँ पहुँचते हैं वो अपना नाम लिखते हैं। भरत बोल रहे थे मेरे को भी मौका आएगा तो मेरा भी नाम लिखा जाएगा। नाम लिखाने का तो लोगों को बहुत शौक़ होता है ना। लेकिन वहाँ जाके देखा तो शिला में इतने नाम लिखे पड़े थे कि 1 इंच जगह खाली नहीं थी। किसी एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर भरत चक्रवर्ती को अपना नाम लिखना था। तो भरत चक्रवर्ती को ये बात पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी कि हमको ऐसा नहीं लिखना है कि दूसरे का नाम मिटा के हम अपना नाम लिखें। फिर बाद में उनके मंत्रियों ने समझाया कि वो तो लिखना का नियम है और चक्रवर्ती के निसत्ती निकाचित कर्म होता है, वो टलता नहीं है, तो वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक का नाम मिटाना पड़ेगा, फिर अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो प्रशस्ति होती है वो लिखना पड़ेगी, और फिर तुम्हें हमें नहीं है अभिमान, होए चाहे नहीं हो। लेकिन यदि ये कलंक है तो ये कलंक अपने माथे पर तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अब ये चलता है थोड़ा। जब 6 खंडों को जीता अर वृषभाचल पर पहुँचे, देखा उस खंड शिला को जिस पर नामावली अंकित। अगणित चक्रेश्वरियों की नामावली और प्रशस्ति, अब और नाम लिखने को किंचित भी जगह नहीं थी। वे सोच रहे थे मन में, मैं ही पहला चक्री हूँ, इन 6 खंडों को मैंने सबसे पहले जीता है। अब इसे भोगने वाला मैं ही पहला नायक हूँ, यह सब विभूति है मेरी, मैं ही इसका मालिक हूँ। यह भूमि अछूती अब तक जिसको मैं भोग रहा हूँ, है नहीं किसी ने भोगा, इसको मैं भोग रहा हूँ। इस भरत भूमि का मालिक मैं ही हूँ एक अनोखा, ऐसी निगाह से अब तक है
नहीं किसी ने देखा। पर आज यहाँ क्या देखा कि मुझे नाम लिखने को रंचक भी जगह नहीं है, मेरी प्रशस्ति लिखने को। चक्रेश्वरियों के नामों से पूरी शिला भरी है, इनने ही अब तक समझो यह भरत भूमि भोगी है। रे भोग भोग कर छोड़ी यह तो उनकी जूठन है, अब आई है यह जूठन समझो मेरे हिस्से में। अब चाह नहीं है मुझको रे रंच मात्र भी इसकी, ना रंच मात्र भी मुझको है भाव इसे पाने का। रे नहीं भावना मेरी है नाम लिखाने की भी, पर नाम लिखाना होगा होता नियोग ऐसा ही है। कर्म निकाचित यही जिससे हम प्रेरित होते, भोगे बिन नारे इसको कुछ काम नहीं चलता है। स्वयं मिटा कर एक नाम फिर उनने अपना नाम लिखा, अरुचि पूर्वक सही किंतु भरतेश्वर ने इतिहास रचा। अरे बनाया नहीं किंतु वह तो अपने ही आप बना, सहज भाव से ही यह सब कुछ तो अपने ही आप घटा। अरे नाम के साथ प्रशस्ति भी तो गई लिखाई थी, यह सब होते हुए उन्हें यह बात समझ में आई थी। अगला चक्रवर्ती आवेगा एक दिवस जब ऐसे ही मेरा नाम मिटा कर, तब वह अपना नाम लिखेगा ही। रे अनादि से इस जग में ऐसा ही चलता आया है, जब तक संसार चलेगा यह आगे भी चलेगा ऐसा ही। चक्रवर्ती का पुण्य निकाचित ही तो होता है भाई, भोगे बिना नहीं कटता ना चले कोई भी चतुराई। नहीं चाहते फिर भी यह सब ऐसा चलता रहता है, जैसा नियोग होता है वैसा ही विचार भी बनता है। वैसे ही होते काम सभी वैसा ही चिंतन चलता है, सभी भाव वैसे ही बनते वैसा मंथन चलता है। इस तरह भरत के अंतर में नित अंतर द्वंद चले, नहीं कांक्षा भोगों की भोगों से रहे घिरे। तारे से ना टरे निकाचित कर्म सुनो भाई, पुण्योदय की मजबूरी भी आज समझ आई। पुण्योदय की मजबूरी यह ज्ञानी जन भोगे, वे भोगे या नहीं इसे तो वे ही पहचाने। समझ नहीं आता कुछ भी अज्ञानी जन को, वे नहीं जानते रंच मात्र भी ज्ञानी के मन को। वे नहीं जानते भाव भूमि चौथे गुण थानक की, इसीलिए उनके मन में नित उलझन ही रहती। अगणित भोगों के बीच रहें और उन्हें नित्य भोगें, यह सब कैसे हो सकता वे बार बार सोचें।
रनिवासों के बीच रहें पर लिप्त नहीं होते, अगणित भोगों के बीच रहें पर उनमें ना उलझें। यह सब कैसे हो सकता कुछ समझ नहीं आता, कोई कुछ भी कहे हमें स्वीकार नहीं होता। हमें स्वीकार नहीं होता, चित्त में बात नहीं जमती, भांति भांति की शंका चित्त में नित उठती रहती। किससे समझे कौन बतावे समझ नहीं आता, क्यों ना पूछे भरत राज से यह विकल्प आता। जब यह चर्चा भरत राज के कानों में आई, यह बात भरत ने उसको भाई कैसे समझाई। एक तेल से भरा कटोरा हाथों में देकर, इसको भाई जाओ तुम रनिवासों में लेकर। सभी रानियों को दिखलाओ कपड़े गहनों में, सजी हुई तैयार एकदम अपने महलों में। सभी दिखाओ और खिलाओ विध विध के पकवान, ऐसी सेवा करो कि जैसे आए हो मेहमान। इनका स्वागत खूब करो मालाओं से ला दो, इनकी सेवा में दो दो तुम नौकर रखवा दो। दो सैनिक भी साथ रखो आगे पीछे इनके, हाथों में नंगी तलवारें सदा रहे जिनके। और सैनिकों से भरतेश्वर क्रोधित हो बोले, यदि तेल की एक बूंद भी भूमि पर फैले, धड़ से मस्तक अलग करो बस उसी एक क्षण में। मेरा यह आदेश समझ लो भली भांति मन में। उससे बोले भरतेश्वर तुम सब देखो जानो, और सभी भोगोपभोग भी भोगो मन मान्यो। करो नहीं संकोच करो वह जो मन में आवे, इतना रखना ध्यान तेल की बूंद न गिर जावे। सोना चांदी रत्न जवाहर जो चाहो ले लो, जैसा चाहो वैसा ही तुम भोजन बनवा लो। जितना चाहो उतना ले लो, जो चाहो खा लो, भोग और उपभोगों से तुम अपना मन भर लो। इतना रखना ध्यान कटोरा हाथों में रखना, एक बूंद भी तेल अरे धरती पर ना गिरना। एक बूंद भी गिरी तो बेटा मारे जाओगे, कितने जोड़ो हाथ किंतु फिर बच ना पाओगे। दिन भर घूमा किंतु नहीं वह कुछ भी कर पाया, दिन भर भूखा रहा किंतु कुछ भी ना खा पाया। भोग और उपभोगों को भी भोग नहीं पाया, भरे कटोरे को संभालने में ही दिन खोया। सांझ हुई तो भरतेश्वर के चरणों में आया,
शीश झुका कर नम्र भाव से सब कुछ बतलाया। शंकाओं का समाधान हो गया पूर्णता अब, इसी तरह मिल गए हमें प्रश्नों के उत्तर सब। मेरे ही तो नहीं प्रभु यह प्रश्न हजारों के, मेरे जैसे प्रभु लोक में लोग हजारों हैं। उन सब के प्रश्नों का उत्तर आज मिल गया है, इस घटना से चित्त सभी का साफ हो गया है। निज आत्म की ही संभाल में व्यस्त रहें भरतेश, इसीलिए सब भोग भोगते रहें अभोगे से। भोगे और नहीं भोगे कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मैंने नहीं भोग कर भी तो भोगे हैं। जैसे मैंने नहीं भोग कर भी तो भोगे हैं। इस प्रकार भरतेश ने जीते उत्तरखंड, अब तैयारी में जुटे अवधपुरी के पंथ। देखो आज जरा मैं लेट हो गया था 10-15 मिनट, इसलिए अपन को और रफ्तार तेज़ रखना पड़ी, लेकिन बात बहुत सरल थी, इसलिए सबकी समझ में सहज भाव से आती गई। और अब अपन कल से ये कोशिश करेंगे कि पूरा 1 घंटा अपन दें। अब कल से बहुत मार्मिक बात आने वाली है। अब भरत और बाहुबली आपस में मिलने वाले हैं और उनका संवाद होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, मित्रता होने वाली, क्या होने वाला है वो सब देखें, जिसके लिए ये सब पूरा काव्य देखा गया है। वो नाटक जो होगा वो उन्हीं 2 अध्यायों पर होगा, 6वें और 7वें पर। 6वें में तो भरत ने बाहुबली के पास दूत भेजा है, निमंत्रण भेजा है कि आप हमारी खुशी में शामिल हो, हमारे साथ आप अयोध्या में चलो, हमारा जो स्वागत होगा आपका भी वैसा ही स्वागत हो, हम ये चाहते हैं। पर ये संवाद 7वें अध्याय में है, निमंत्रण भेजने का। और फिर उन्होंने जो हुआ 7वें अध्याय में, वे आए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, झगड़ा हुआ नहीं हुआ, वो सारा जो निष्कर्ष है वो 7वें अध्याय में होने वाला है। ये 6वें और 7वें इन 2 ही अध्यायों के आधार पर वो नाटक बनाया गया है। तो आप 2 दिन अच्छी तरह से यहाँ समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वो नाटक आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आए। क्योंकि आपके दिमाग में एक बाधा है ना, जो पुरानी बातें जमी हुई हैं कि भरत में झगड़ा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो वो पहले साफ हो जाएगा बहुत कुछ, तो फिर बाद में समझने में सुविधा रहेगी। कल से हम और आप दोनों ये कोशिश करेंगे कि शांति से ये 2 दिन में अपन ये बात पढ़ लें। 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं।